सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल जेएमडी डिजिटल क्लासेस। आज हम लोग बात करेंगे व्यक्तित्व और उसके मापन से संबंधित जो भी सवाल पूछे गए हैं यूपीटीईटी में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 क्वेश्चन का कलेक्शन है, इसे कंप्लीट देखिएगा। पहला सवाल है आपके सामने। व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है कहलाता है। अधिगम, समायोजन, व्यक्तित्व या फिर बुद्धि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तित्व। और ये जो परिभाषा है ये गार्टन आलपोर्ट के द्वारा दी गई है। व्यक्तित्व की सबसे प्रामाणिक परिभाषा है जो स्पष्ट करती है कि व्यक्तित्व जो है शारीरिक और मानसिक दोनों गुणों का एक गत्यात्मक संगठन है। नेक्स्ट, मानव व्यक्तित्व निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? मानव व्यक्तित्व जो है निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? केवल अनुवांशिकता का, केवल वातावरण का, अनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, पालन पोषण और शिक्षा का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है मानव का जो व्यक्तित्व होता है। बालक का व्यक्तित्व उसके जन्मजात जैविक गुणों यानी अनुवांशिकता और उसके आसपास के माहौल यानी वातावरण की आपस में होने वाली अंतःक्रिया से विकसित होता है। नेक्स्ट है, व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? पर्सनल, पर्सोना, पर्सनालिटी या पर्सन। व्यक्तित्व, जो पर्सनालिटी शब्द है इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से हुई है। पर्सोना शब्द से हुई है और पर्सोना का मतलब होता है नाटकीय मुखौटा या फिर नकाब। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया? क्रिश्मर के द्वारा, शेल्डन के द्वारा, स्प्रेंजर के द्वारा या फिर युंग के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, युंग के द्वारा अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयामुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया गया था। इन्होंने 3 भागों में व्यक्तित्व को बांटा था, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयामुखी। ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व को विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की थी? ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की थी? कैनन ने, क्रैस्मर ने, थांडाइक ने या फिर अल्पोर्ट ने? किसने किया था? तो ये किए थे कैनन। कैनन ने किया था ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा। जैसे इन्होंने बताया था थायराइड, एड्रिनल आदि ग्रंथ, जिससे निकलने वाले हार्मोन के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार इनके द्वारा बताए गए थे। तो ग्रंथियों के आधार पर अगर व्यक्तित्व के वर्गीकरण की बात करें तो ये किया गया था कैनन के द्वारा। अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्तित्व का प्रकार क्या होता है? अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयामुखी या कलात्मक व्यक्तित्व। तो देखिए, अगर अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्त करते हैं तो आपका बहिर्मुखी व्यक्तित्व कहलाएगा। ऐसा व्यक्तित्व जो है बहिर्मुखी कहलाएगा। जब कोई व्यक्ति अपनी मानसिक या काम ऊर्जा लिबिडो को बाहरी दुनिया, समाज या अन्य लोगों से जुड़ने में लगाता है तो उसे बहिर्मुखी कहा जाता है। व्यक्तित्व का समाजशास्त्रीय प्रकार का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? जो व्यक्तित्व का समाजशास्त्रीय प्रकार का सिद्धांत था वो किसके द्वारा दिया गया था? सिगमंड फ्रायड, आरबी कैटल, स्प्रेंजर या फिर एरिक एरिक्सन। तो देखिए, व्यक्तित्व का समाजशास्त्रीय प्रकार का जो सिद्धांत है ये दिया गया था आपका स्प्रेंजर महोदय के द्वारा। स्प्रेंजर ने समाज में व्यक्तित्व के मूल्यों, रुचियों और भूमिका जैसे कि सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक आदि के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था। तो जब भी व्यक्तित्व के समाजशास्त्री प्रकार के सिद्धांत की बात आएगी तो आप याद रखिएगा स्प्रेंजर का नाम। स्प्रेंजर ने जो है ये व्यक्तित्व के समाजशास्त्री प्रकार का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट है, मनोवैज्ञानिक थांडाइक ने व्यक्तित्व को किस आधार पर विभाजित किया है? थांडाइक ने व्यक्तित्व को किस आधार पर विभाजित किया? शारीरिक बनावट के आधार पर, सामाजिकता के आधार पर, ग्रंथियों के आधार पर या चिंतन या कल्पना शक्ति के आधार पर। थांडाइक ने व्यक्तित्व के किस आधार पर विभाजित किया था? तो थांडाइक ने व्यक्तित्व को चिंतन व कल्पना शक्ति के आधार पर विभाजित किया था। थांडाइक ने मनुष्यों के सोचने, समझने, तर्क करने और कल्पना करने के ढंग के आधार पर व्यक्तित्व को विभिन्न प्रकारों में बांटा है।
सिगमंड फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व की प्राथमिक संरचनात्मक तत्व कौन से हैं? सिगमंड फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व के प्राथमिक संरचनात्मक तत्व कौन से हैं? चेतन, अर्धचेतन, अचेतन, इदम, अहम, परा अहम, इरोस, थेनाटोस, ओडिपस, इलेक्ट्रा। तो ये तो लगभग सबको पता होगा कि सिगमंड फ्रायड की जब बात होगी तो इदम, अहम, परा अहम, तीन प्रकार बताए थे। किसने? सिगमंड फ्रायड ने। सिगमंड फ्रायड मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अनुसार व्यक्तित्व संरचना को इन्होंने तीन मुख्य भागों में बांटा था। इड, ईगो और सुपर ईगो, यानी इदम, अहम, परा अहम में। फ्रायड के मनोविश्लेषण तत्व में इड की क्या विशेषता है? इड की विशेषता के बारे में बताना है। यह पूरी तरह वास्तविक होती है, यह सामाजिक नियमों का पालन करता है, यह एक अचेतन अवस्था और वास्तविकता के साथ कोई संपर्क नहीं है। यह एक अचेतन अवस्था है और वास्तविकता के साथ इसका कोई संपर्क नहीं है। यह नैतिकता के नियम पर चलता है। तो इड की अगर बात करेंगे तो इसका मतलब है कि यह एक अचेतन अवस्था है और वास्तविकता से इसका कोई भी संपर्क नहीं है। सिर्फ अपनी तुरंत संतुष्टि, आनंद नियत चाहता है। इस प्रकार की इच्छाओं में जो मूल प्रवृत्ति का भंडार होता है, उसमें क्या होता है? इदम पूरी तरीके से अचेतन मन की इच्छाओं और मूल प्रवृत्तियों का भंडार है। अहम की अगर बात करें, व्यक्तित्व में अहम किस नियम पर कार्य करता है? तो अहम जो है ये वास्तविकता के नियम पर कार्य करता है। जो ईड है ये किस पे करता है? अचेतन अवस्था है जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता है। अहम की बात करेंगे तो ये वास्तविकता के नियम पर कार्य करता है। और अगर हम सिगमंड फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरीकरण किस में होता है? सिगमंड फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का जो आंतरिकीकरण है वो किस में होता है? इदम में, अहम में, परा अहम में या फिर परिस्थितियों में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका परा अहम। परा अहम में जो है हमारे मूल्यों का क्या होता है? आंतरिकीकरण होता है। परा अहम सुपर ईगो समाज में माता पिता और संस्कृति से सीखे गए आदर्शों, संस्कारों और नैतिक नियमों का केंद्र होता है। वह रक्षा युक्ति जिसमें दुश्चिंता उत्पन्न करने वाले व्यवहार और विचार पूरी तरह चेतना के स्तर से विलुप्त कर या दबा दिए जाते हैं, क्या कहलाते हैं? उद्दांतीकरण, दमन, विस्थापन या प्रक्षेपण। तो इसे दमन कहेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दमन कहा जाता है। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है, उनके भंडार गृह को क्या कहा जाता है? इदम, अहम, परा अहम या फिर अचेतन और अहम दोनों। तो जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उनके भंडार गृह को इदम कहा जाता है। समाज या नैतिकता के कारण निम्न जिन अनैतिक या अनुचित इच्छाओं की को पूरा नहीं किया जा सकता, वे दमित होकर इदम में एकत्रित हो जाती हैं। सुप्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक पुस्तक द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स के लेखक कौन हैं? किसने लिखा है? कार्ल युंग ने, सिगमंड फ्रायड ने, गार्टन आलपोर्ट ने या फिर आरबी कैटल ने? तो ये लिखा गया है सिगमंड फ्रायड के द्वारा। फ्रायड ने लिखा है द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, ये प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक पुस्तक है। 4 से 5 वर्ष की आयु के बालक में अपनी माता के प्रति अत्यधिक प्रेम तथा पिता के प्रति विरोधी भावना दर्शाने वाली ग्रंथि को क्या कहते हैं? बात हो रही है बालक की। इलेक्ट्रा, थायराइड, ओडिपस या फिर एड्रिनल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओडिपस, ऑप्शन नंबर सी। ओडिपस ग्रंथि की वजह से बालक जो है अपनी माता के प्रति अत्यधिक प्रेम में रहते हैं और पिता से विरोध की भावना दर्शाते हैं। और इलेक्ट्रा ग्रंथि में, इलेक्ट्रा जो है ये लड़कियों में होने वाली, बालिकाओं में की ग्रंथि है जो पिता से प्रेम और माता से थोड़ा विरोध वाली भावना होती है। फ्रायड के अनुसार लड़कों में ओडिपस ग्रंथि पाई जाती है जिससे वे माता से स्नेह और पिता से ईर्ष्या रखते हैं, जबकि लड़कियों में इसके विपरीत इलेक्ट्रा ग्रंथि होती है। तो ओडिपस ग्रंथि बालक में होती है, इलेक्ट्रा ग्रंथि लड़कियों में होती है। सामूहिक अचेतन, कलेक्टिव अनकॉन्शियस का सम प्रत्यय किसके द्वारा दिया गया था?
युंग द्वारा, फ्रायड द्वारा, एडलर द्वारा या फिर सुलीवन द्वारा? किसके द्वारा दिया गया है सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय? तो सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय युंग के द्वारा दिया गया है। अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति स्वमोह की मनोवैज्ञानिक शब्दावली में क्या कहा जाता है? जो स्वमोह है उसे मनोवैज्ञानिक शब्दावली में क्या कहते हैं? आक्रामकता की प्रवृत्ति, हिस्टीरिया की प्रवृत्ति, नार्सिज्म की प्रवृत्ति या उदांतीकरण की प्रवृत्ति? तो इसे नार्सिज्म की प्रवृत्ति कहा जाता है। अपने ही रूप, शरीर या स्वयं से अत्यधिक प्रेम करने और मोहित होने की प्रवृत्ति को मनोविज्ञान में नार्सिज्म कहा जाता है। आरबी कैटल ने अपने व्यक्तित्व के सिद्धांत में स्रोत लक्ष्य के कुल कितने युग्म दिखाए हैं? आरबी कैटल ने 10, 14, 16 या फिर 20? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16। कैटल ने व्यक्तित्व मापन के लिए 16 मूल प्राथमिक सील गुणों की पहचान की थी, जिसके आधार पर उन्होंने 16 पीएफ यानी कि 16 पर्सनालिटी फैक्टर की प्रश्नावली बनाई थी, जिससे व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाता था। ये किसने किया था? आरबी कैटल ने। अब्राहम एच मैस्लो की आवश्यकताओं के पदानुक्रम के अनुसार पदानुक्रम के तल यानी कि सबसे निचले स्तर पर स्थित आवश्यकता कौन सी है? बात हो रही है अब्राहम मैस्लो की आवश्यकता के पदानुक्रम सिद्धांत की। उसमें सबसे निचली आवश्यकता कौन सी है वो बताना है। आत्मसम्मान की आवश्यकता, सुरक्षा की आवश्यकता, आत्म वास्तविकता की आवश्यकता या शारीरिक क्रियात्मक आवश्यकता? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शारीरिक क्रियात्मक अवस्था जो है सबसे निचली अवस्था है, और आत्म सिद्धि की अवस्था, आत्मसम्मान की अवस्था जो है ये सबसे ऊपरी अवस्था मानी जाती है। मानवतावादी दृष्टिकोण के तहत मैस्लो के पिरामिड में सबसे बुनियादी और प्राथमिक स्तर पर वैज्ञानिक या शारीरिक क्रियात्मक आवश्यकताएं जैसे भोजन, पानी, विश्राम आदि आते हैं। एरिक इरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत की कुल कितनी अवस्थाएं बताई हैं? एरिक इरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत की कुल कितनी आवश्यकताएं बताई हैं? 5, 6, 8 या फिर 10? तो एरिक इरिक्सन ने 8 जो है अवस्थाएं बताई हैं। इरिक्सन ने मानव के सामाजिक और मानसिक विकास को जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक कुल 8 संकटपूर्ण विकासात्मक चरणों और अवस्थाओं में विभाजित किया है। कितने में? 8 में। एरिक्सन के अनुसार जन्म से लेकर 1 वर्ष की आयु के मध्य की अवस्था किससे संबंधित है? जन्म से लेकर 1 वर्ष की आयु तक की अवस्था किससे संबंधित है? स्वायत्तता बनाम शर्म, विश्वास बनाम अविश्वास, पहल बनाम दोष बोध या फिर पहचान बनाम भूमिका शांति? तो ये विश्वास बनाम अविश्वास की कहानी है। जन्म से लेके 1 वर्ष की आयु के मध्य की अवस्था में विश्वास बनाम अविश्वास का जो है कॉन्सेप्ट काम करता है एरिक्सन के अनुसार। यह एरिक्सन के सिद्धांत की पहली अवस्था है जहां शिशु को मिलने वाली सुरक्षा और स्नेह उसके भीतर दुनिया के प्रति विश्वास और अविश्वास की नींव रखता है। हेनरी ए मूरे तथा क्रिस्टियाला डी मार्गन द्वारा व्यक्तित्व मापन हेतु किस परीक्षण का निर्माण किया गया था? यानी मूरे और मार्गन के द्वारा जो व्यक्तित्व मापन के लिए एक परीक्षण का निर्माण किया गया था उसे बताना है। रोशा इंक ब्लाट परीक्षण, शब्द संघ परीक्षण, कथानक संप्रत्यय परीक्षण टीएटी या फिर बालक अंतर्बोध परीक्षण सीएटी? तो कौन सा सही है? इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कथानक संप्रत्यय परीक्षण टीएटी की शुरुआत किसने किया था? मिस्टर मूरे और मिस्टर मार्गन के द्वारा व्यक्तित्व परीक्षण की इस प्रणाली की शुरुआत की गई थी। टीएटी, टीएटी थीमेटिक एपिरेप्शन टेस्ट यानी कि जो है टीएटी भी कहते हैं इसको। यह व्यक्तित्व मापन की एक प्रमुख प्रक्षेपी तकनीकी है। किसके द्वारा शुरू किया गया था? मिस्टर मूरे और मिस्टर मार्गन के द्वारा। व्यक्तित्व मूल्यांकन की प्रक्षेपी विधि जिसको रोर्सा इंक ब्लॉक टेस्ट में कुल कितने कार्डों का प्रयोग किया गया है? यानी कि रोर्सा इंक ब्लॉक टेस्ट में कुल कितने कार्डों का प्रयोग किया गया है? 10, 20, 31 या फिर 16? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10।
10 जो है मासिलक्ष या स्याही धब्बे वाले कार्ड का प्रयोग किया जाता है। हरमन रोशा द्वारा निर्मित इस परीक्षण में 10 कार्ड होते हैं जिस पर स्याही के धब्बे बने होते हैं। इसमें से 5 कार्ड शुद्ध रूप से काले और सफ़ेद रंग के होते हैं। ये भी पूछा जाता है काले और सफ़ेद रंग कितने होते हैं? 5 कार्ड। कुल कार्डों की संख्या होती है 10। और लास्ट सवाल है बालक प्रसंग बोध परीक्षण यानी कि बालक अंतर्बोध परीक्षण CAT के अंतर्गत कार्डों में मनुष्य यानी लोगों के स्थान पर किसको प्रतिस्थापित किया गया है? कार्डों में मनुष्य यानी लोगों के स्थान पर किसको प्रतिस्थापित किया गया है? पेड़ पौधे, निर्जीव वस्तु, अमूर्त आकृति या फिर जानवर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जानवरों को। लियोफोर्ड ब्लैक द्वारा विकसित CAT परीक्षण में 3 से 10 वर्ष के बच्चों के लिए है। बच्चों को आकर्षित करने और उनमें सहज अचेतन विचारों को जानने के लिए इसमें मनुष्यों की जगह पर जानवरों के चित्रों का उपयोग किया जाता है। कौन सा परीक्षण होता है? CAT परीक्षण। तो ये हो गए टोटल मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 क्वेश्चन जो व्यक्तित्व से अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले टॉपिक के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।